So, hello everyone, welcome to the Concept King, the place where learning becomes simple, clear, and powerful. If you ever find studies confusing, don't worry, I am here to make every concept easy for you. So, if you want to become a Concept King, make sure to subscribe and join this amazing journey. So, let's start the today topic and आज का टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 4 ओके इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स उसका करेंगे फ्रंट नोट्स। एक बहुत ही अच्छा नोट्स है ये, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी हेल्प आएगा, अपने क्लास में भी नोट्स के भी हेल्प आएगा। ओके, पूरे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हूँ मैं इसमें। तो देखो जैसे तो पहले इलेक्ट्रिक करंट का तुम जान लो। तो पहले तुम जान लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका टोटल 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो हो गया मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे सब, तो तब तक के लिए स्किप मत कीजिए, डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो पहले पढ़ते हैं इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ओके, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor like a wire, the conductor begins to behave like a magnet. This phenomena is known as the magnetic effect of electric current. समझ लो ये एक कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये जो है वो मैग्नेट के तरह शो करने लगा, और जो वो इफ़ेक्ट निकला उसको हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेट के तरह वो कंडक्टर बिहेव करने लगता है, और वो जो फेनोमेना हुआ और वो जो एक इफ़ेक्ट हुआ करंट पास होने के बाद, उसको हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे कि देखो, एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन कॉज ए कंपास नीडल टू डिफ्लेक्ट। कैसे, यहाँ पर एक कंपास है ओके, और ये इसका नीडल है। सपोज यहाँ पर एक सर्किट ज्वाइन करना है, और यहाँ पर समझ लो एक बैटरी सेल है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये इसको लगा, ये इसको लगा, और ये इसको लगा। जब ये पूरा सर्किट हो जाएगा तो ये कंपास नीडल जो है कंडक्टर के साथ पास किया, तो ये जो कंपास जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट, ये ऐसे यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, वैसे डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है। क्योंकि मैग्नेट है तो फिर अट्रैक्ट करेगा, हाँ, इसीलिए वहाँ पर है। और वहाँ पर ये होता है, और क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। ओके, पहले देखो, ये समझ में आ गया क्यों वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर it begins to wave like a magnet, and that's why the compass needle deflects. ड्यूरेशन क्या है इसका टाइम? द मैग्नेट फील्ड जो है वो टेम्पोररी होता है। जब तक करंट चल रहा है तब तक मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। जब करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना, तब मैग्नेटिक फील्ड जो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये टेम्पोररी हुआ, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, करंट फ्लोइंग के ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या है समझो। द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर या फिर द कंडक्टर where its a magnetic influence can be detected. For example, by seeing a compass needle move. देखो मैं बताता हूँ इजी में। हाँ, तो समझ लो ये पूरा एक एरिया है। क्या है? एक एरिया है, और इतने एक स्पेसिफिक एरिया में करंट जो है पास हो रहा है, या फिर तो करंट इफेक्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का वो सो रहा है। और जितने एरिया में हो रहा है जहाँ पर क्या मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल वे में बोलता हूँ,
जो रीजन, जो एरिया जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो, एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो समझो। यहाँ पर मैं कुछ नेल स्ट्रैप्स गिरा दिया, ओके, और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, तो ये अट्रैक्ट कर सकता है इजीली। लेकिन मैं जाऊँगा यहाँ पर रखूँगा तो थोड़ी ना यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट करे, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक एरिया है जितने में वो हो सकता है, इतना एरिया में ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस स्पेसिफिक एरिया को हम बोलेंगे, उस स्पेसिफिक रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ओके। अब देखो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे, इसका डिस्कवर कैसे हुआ, कौन था जो कि बोला कि हाँ ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से। तो वो हमारे पहले पर्सन थे हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। कौन थे? हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, याद रखना एग्जाम में आते हैं, जो कि 1820 में डिस्कवर किया। क्या किए उन्होंने? नोटिस किए, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि प्रूफ किए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट वो जो लिंक है। कैसे? क्योंकि वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, हो रहा था जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो उससे वो अंदाज़ा लगा कर देखें कि शायद इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म लिंक है। हिज डिस्कवरी लेट द ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। इसके बाद जो कि एक इफेक्ट निकला जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट? वो हमारे एवरीडे डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गया, मोटर्स, फैंस हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए। कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका मैं देता हूँ एग्जांपल, एक देता हूँ कि लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या? लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि स्क्रैप यार्ड्स में यूज़ होता है या फिर तो फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। जो भी हेवी मेटल्स हैं उनको ऑन करने से उसको क्या पुल अप करेगा और ऑफ करने से उसको लिफ्ट कर देगा, जो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब आसान से उसको उठा सकते हैं, आसान से उसे नीचे डाल सकते हैं हेवी मेटल्स को, ओके। तो वहाँ पर ये यूज़ आता है। इलेक्ट्रिक बेल, हमारे जो बेल सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो कि बेल को रिपीटेडली क्या स्ट्राइक करता है। इसके मतलब उसके वजह से हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है। मोटर्स हो गए, फैंस हो गए, इसमें भी होता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करके क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करके यहाँ पर ये काम करता है। लाउड स्पीकर भी हो गए, मैग्नेटिक इंटरेक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है और वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से हमें जो साउंड की कुछ भी जो हमें सुनाई देता है। समझ में आ गया? हाँ, ये ऐसे यूज़ होता है। अब डिटेल्स में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है सुनो, मैं सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे रुको, जैसे समझ लो, हाँ देखो, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, जैसे समझ लो ये एक तो सेल है, क्या है, एक सेल है, ओके। ये इसका एक तो पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव है, और इसको हम एक कॉइल ऑफ वायर में क्या किए, इंसर्ट किए, ओके। एक आयरन नेल हो गया कि कुछ भी तुम ले सकते हो, ओके। और यहाँ पर एक कॉपर वायर इंसर्ट किए कॉइल ऑफ वायर में, ओके। तुम कौन से भी कर सकते हो, तो सिंपली ये हो गया। अब जो तुम कुछ भी नहीं, एक तो सर्किट ज्वाइन हो गया हमारा, तो तुम कुछ भी यहाँ पर पिन्स रखोगे वगैरह की कुछ भी रखोगे तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया। और ये जो एक है कॉइल का फॉर्मेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ,
इसके वजह से जो ये इफ़ेक्ट्स हो गया है उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल वे में बताऊं तो एक करंट कैरिंग कॉइल होता है ऑफ वायर, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है। अब इसको बना के जैसे कि मैं बोला बेसिक कॉइल कैसे बनाए, एक वायर ले लो जो उनसे नाइक्रोम ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो जैसे, और लेकर एक पेपर ट्यूब में रैप कर लो कि बांध लो, और इसको एक बैटरी एक सेल में कनेक्ट कर लो, जैसे कि एक मैग्नेट की तरह वो काम करेगा, वीक मैग्नेट की तरह। अब इसको उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो वहाँ पर एक आयरन नेल को इंसर्ट कर लो, जैसे मैंने किया था इनसाइड द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और ज़्यादा पेपर क्लिप्स को वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो इफेक्ट शो करेगा। अब उसके भी पोल्स होते हैं, बार मैग्नेट के जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, एक तो हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। ओके, वो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, हम कंपास के हेल्प से इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो कॉइल होता है उसके एंड में तो एक कंपास रखो। अब क्या होगा देखो, इफ द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड दैट साइड ऑफ द कॉइल इज साउथ पोल। ओके, तो यहाँ पर अगर इसका जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ एंड होगा उस नीडल, कंपास नीडल का अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो वो होगा साउथ पोल। ओके, अगर नीडल जो रिपेल होगा मतलब साउथ पोल अट्रैक्ट होगा वो होगा नॉर्थ पोल। समझ में आ गया। और एक नोट करो, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, ये हो गया हमारा कंपास नीडल, समझ लो ये तो नॉर्थ है ये तो साउथ है। अगर ये नॉर्थ को अट्रैक्ट मतलब क्या मैंने बोला कि अगर नॉर्थ को मैं अट्रैक्ट किया तो वो हो जाएगा इसका साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और अगर वो साउथ को अट्रैक्ट करा तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। ओके, साइड के ऊपर डिपेंड है। और इलेक्ट्रिक करंट अगर जो डायरेक्शन है उसका अगर ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब नॉर्थ का मतलब नॉर्थ के अलावा वो साउथ को करेगा और साउथ के अलावा वो नॉर्थ को करेगा, तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल सॉरी नॉर्थ साइड जो होगा साउथ पोल था, अब साउथ पोल नॉर्थ साइड हो जाएगा और नॉर्थ पोल साउथ साइड हो जाएगा वैसे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी रिवर्स हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब फैक्टर्स क्या है इसके जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लोज कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो कि शो करेगा। ओके, अगर ज़्यादा करंट शो कर रहा है तो फिर ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा उसका। अब अगर ज़्यादा उसमें सेल होगा, मोर करंट होगा, ज़्यादा सेल होगा, एक से ज़्यादा सेल होगा, तो मैग्नेट भी जो क्या स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर एक टी आएगा तो वो भी क्या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा। ओके, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कैसे हो सकता है, जैसे टॉन्स ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होगा तो वह भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा। कोर मटेरियल अगर हम उसमें सॉफ्ट आयरन कोर का कर ले तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा पेपर क्लिप्स को। और करंट डायरेक्शन मैंने जैसे बोला, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइंस द पोल ओरिएंटेशन, जो कि साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं। रिवर्स मतलब नॉर्थ जो साइड है वो हो जाएगा साउथ पोल और साउथ साइड है वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। अगर करंट रिवर्स होगा तो उसका पोल भी रिवर्स हो जाएगा। और पता है आपको कि जो हमारा अर्थ है वो भी मैग्नेट के तरह शो करता है। कैसे, तो जो ये अर्थ है इसके जो कोर है, ओके, इसके कोर में मोल्टेन आयरन कोर्स होते हैं। क्या होते हैं, मोल्टेन आयरन्स होते हैं जो कि एक जाइंट मैग्नेट के तरह इफेक्ट शो करता है, जो लिक्विड आयरन कोर होते हैं। ओके, वहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। और ये इम्पोर्टेंट कैसे है, मतलब ये यूज़ कहाँ कहाँ आता है,
जैसे माइग्रेटरी एनिमल्स जो हो गए, मतलब जो सीजन्स टू सीजन्स चेंज, मतलब अपने हैबिटेट को करेंगे अपने अकॉर्डिंग, वो उनके लाइफस्टाइल में कैसे जी सकते हैं, कहाँ पर उनका अच्छा वेल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा टू लिव एंड थ्राइव, उसके अकॉर्डिंग जो वो घूमते रहते हैं, उन बर्ड्स हो गए या फिर तो फिश हो गए, उनके नेविगेशन में हेल्प आएगा, उनके डायरेक्शन ढूंढने में या फिर तो उनको प्लेस को लोकेट करने में यूज़ आएगा। और जो अर्थ को जो भी स्पेस है कुछ भी हार्मफुल चार्ज पार्टिकल से उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि सोलर विंड हो गया, कॉस्मिक रेस हो गया, ओके, उससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया क्या क्या उसका काम है और क्यों होता है ऐसा। अब समझो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ये जो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं जो कि क्रेन्स, इंडस्ट्रियल पर्पजेस में यूज़ होते हैं, ओके। वो कैसे यूज़ होते हैं, अगर हम उसको ऑन करेंगे तो वो जो आयरन होगा उसको लिफ्ट करेगा, स्टील ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा उसको ऊपर लेगा, और अगर ऑफ हम कर लेंगे तो उनको इजीली वो रिलीज़ कर देगा। एप्लीकेशन जैसे कि फैक्ट्रीज में यूज़ हो गया, स्क्रैप यार्ड्स में यूज़ हो गया फॉर मूविंग एंड सॉर्टिंग फॉर द हेवी मेटल्स, ओके। अब आई होप दैट आप सब समझ गए होंगे पूरा क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है कैसे नहीं। आप पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वैसे कि जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो कि पास हो रहा था तो वहाँ पर क्या इफेक्ट शो कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट। वैसे यहाँ पर भी एक कंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहाँ पर कुछ वार्म होगा, ओके, वो कंडक्टर, और उस इफेक्ट को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो हीट होगा। कैसे, तो पढ़ते हैं, देखो कैसे होता है। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है, ओके, समझो पहले। यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये एक समझ लीजिए कंडक्टर है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, पास हुआ, पर आपको पता चलना चाहिए कि कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर में तो वो इजीली पास होने उसको नहीं देगा, ओके। वो उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो चार्जेस को अपोज करेगा, और अपोज करने के बाद क्या होगा कि वो इजीली पास नहीं होगा, तो वहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स शो करेंगे जिसके वजह से वार्म इफ़ेक्ट होगा। पढ़ेंगे कैसे काम करता है आगे। अब इतना समझो कि वहाँ पर वार्म इफ़ेक्ट होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा। समझ में आया क्या, जैसे देखो मैं लिखा हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट एनकाउंटर्स रेजिस्टेंस, ओके, वहाँ पर रेजिस्टेंस शो करता है, एंड गेट्स हीटेड। दिस फेनोमेना इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ गए होंगे, अब अच्छे से समझते हैं रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ये होता है एक मटेरियल का प्रॉपर्टी, जैसे मैं बोला, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसको अपोज करता है, वो जाने नहीं देता है इजीली। जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से वो फ्रीली नहीं जा सकता, मूव नहीं कर सकता, तो वो उसको रेजिस्ट करता है और वापस पुश वे करता है उस जो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ भी उसके फ्लो को, ओके। कैसे करता है देखो, देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है, जैसे कि कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स और आयन्स विद इन द कंडक्टर। जो कंडक्टर में एटम्स भी होते हैं कुछ कुछ, और क्या होता है, आयन्स भी होते हैं। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होता है उनके बीच, और उसके जो कंडक्टर में होता है उसके ऑकर में रेजिस्टेंस होता है। जो कोलिजन हुआ, जो मतलब मिश्रण के जैसा, ओके, उसको कंबाइन किया क्या, उसके कारण जो एनर्जी का वहाँ पर लॉस हुआ, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, मतलब वार्म इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया अब, और तब हमारा हीटिंग इफेक्ट्स हो गया।
समझ में आ गया कैसे वो काम करता है। और जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वो अपोज करता है। ये पढ़। अब वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस समझ में आएगा। और इसमें वेरिएशन भी होता है, मतलब कुछ कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस के होते हैं। क्या क्या होते हैं? कुछ कुछ तो हाई रेजिस्टेंस के होते हैं और कुछ कुछ तो लो रेजिस्टेंस के होते हैं। ओके, हाई रेजिस्टेंस जैसे तुम बोल सकते हो नाइक्रोम वायर जो होता है, क्या होता है नाइक्रोम वायर, वो हाई रेजिस्टेंस होता है। और लो रेजिस्टेंस जो बोल सकते हैं कि कॉपर होता है। अब बताओ कि इस दोनों में फ़र्क क्या है। तो सुनो, अगर हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पर कम हीट प्रोड्यूस होगा। और पता है कि लो रेजिस्टेंस जो है होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो इजीली पास करने दे देते हैं। तो वहाँ पर लो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर लो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। लेकिन हाई रेजिस्टेंस जो है वो बेड कंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, तो वो ज़्यादा इजीली पास करने नहीं देगा और ज़्यादा अपोज करेगा तो ज़्यादा मोर हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए नाइक्रोम वायर लेते हैं और लो रेजिस्टेंस के लिए कॉपर लेते हैं। ओके, समझ में आएगा हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसमें ये वेरिएशन होता है। तो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट लेवल्स के रेजिस्टेंस होते हैं करंट फ्लो के हिसाब से। जैसे नाइक्रोम वायर हो गया हाई रेजिस्टेंस, कॉपर वायर हो गया लो रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर कैसे होते हैं? लो रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर होते हैं। अब समझो हीटिंग एलिमेंट क्या है। अब हीटिंग एलिमेंट क्या है? ये तो कॉइल होते हैं या फिर तो रॉड होते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस के होते हैं। किस रेजिस्टेंस में? हाई रेजिस्टेंस में, मतलब ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। ओके, यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फोर्स मतलब जब हो वहाँ पर उसको अपोज करके ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो कर सके। तो वहाँ पर क्या, जैसे कि सम अप्लायंस में ये क्या होते हैं, रेड ग्लो करता है। ओके, ये होते हैं। तो हम बोल सकते हैं हीटिंग एलिमेंट क्या, हम नाइक्रोम को बोल सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि ये, और कॉपर को नहीं बोल सकते क्योंकि नाइक्रोम जो है हाई रेजिस्टेंस का है, लेकिन कॉपर तो लो रेजिस्टेंस का है। मतलब क्या, वो तो मतलब बेड कंडक्टर नहीं है। कौन? हमारा कॉपर गुड कंडक्टर है ना। हाँ, अब तुम्हारे यूज़ होगा कि नाइक्रोम को ये यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। और जो देखो, अब बोलो कि क्यों कॉपर हाई रेजिस्टेंस नहीं हुआ और नाइक्रोम ही हाई रेजिस्टेंस क्यों हुआ, या फिर तो नाइक्रोम लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, कॉपर ही लो रेजिस्टेंस हुआ। तो उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके हिसाब से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखो फर्स्ट तो नाइक्रोम क्यों, क्योंकि उनमें हाई रेजिस्टेंस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्यों, ये जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करके रख सकते हैं मेल्टिंग। ये मेल्टिंग ज़्यादा जल्दी नहीं होगी। अगर हम एक मेटल या फिर मटेरियल को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट देंगे तो फिर वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये हाई टेम्परेचर को उसके मतलब क्या, मेल्ट होने नहीं दे सकता उसको, वो मतलब कैप्चर, मतलब वो उसको हैंडल कर सकता है। हाई टेम्परेचर को मेल्टिंग नहीं होगा और ये ज़्यादा इजीली क्या, जल नहीं सकता, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब बॉर्न, मतलब क्या, इजीली नहीं हो सकता। लेकिन वो ज़्यादा हॉट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब देखो डेली लाइफ अप्लायंसेस में ये कब यूज़ होते हैं। मैनी कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि रूम हीटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केटल्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक आयरन्स में यूज़ होते हैं। इन हाँ, तो यहाँ पर तो हीटिंग एलिमेंट कहाँ होता है, हमें तो दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं
क्या होते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं, इसलिए हमें दिखाने थे। आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, ये इसका अंदर रहते हैं, इसीलिए क्यों हमें दिखाई नहीं देता है। हेयर ड्रायर हो गए, इसके अंदर रहते हैं। फिलामेंट बल्ब्स हो गए, ओके, या फिर तो वाटर हीटर हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स में लिखते हैं। अब देखो हीटिंग प्रोडक्शन को भी इसका फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक जो करंट का हीटिंग प्रोडक्शन में, ओके। जैसे कि मैं फर्स्ट बोला कि मटेरियल कैसा होना चाहिए। अगर मटेरियल हाई रेजिस्टेंस का होगा तो वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। थिकनेस क्या होना चाहिए, अगर वायर ज़्यादा पतली लेंगे तो वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ पर मोर हीट जनरेट होगा। लेकिन थिकर वायर लेंगे तो वहाँ पर कम होगा। लेंथ कैसे, अगर लॉन्गर वायर लेंगे तो वहाँ पर क्या ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, अगर ज़्यादा लॉन्ग वायर लेंगे। करंट हाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर में, तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। एक जोल्स लॉ है जो कि तुम बड़े क्लास में पढ़ोगे। टाइम के लॉन्गर ड्यूरेशन चल रहा है, बहुत समय से चलते आ रहा है, करंट फ्लो होते होते आ रहा है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा हीट एनर्जी शो करेगा, ओके। तो वहाँ पर कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं उसके। तो देखो इसको पढ़ते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए डबल एज सोर्ड। कैसे, प्रोवाइडिंग यूटिलिटी फाइल रिक्वायरिंग सेफ्टी मेजर्स। जैसे कि यूज़ कैसे होते हैं, देखो अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गए, आयरन हो गए, केटल्स हो गए, इन सब में हमारा हीटिंग इफेक्ट यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो कैसे यूज़ होते हैं, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको मेल्ट करके, ओके, उसको रिसाइकल फिर करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉरेंसिस मेल्ट करके उसको क्या रिसाइकल में यूज़ करते हैं। और उसके रिस्क एंड प्रिवेंशन कैसे, अगर ज़्यादा हीट होगा तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। ओवर हीटिंग करेंगे तो फायर हजार्ड्स भी हो सकता है, आग भी जल सकता है अगर ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट उसमें शो कर रहा है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे फ्यूजेस या फिर तो MCVs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ करेंगे बाय एंसरिंग प्रॉपर वायरिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर वायरिंग करके। समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब समझो केमिकल इफेक्ट। ये जो वोल्टाइक सेल है, हाँ यही है हमारा केमिकल इफेक्ट का एग्जांपल। इसमें कैसे करता है, देखो इसमें कैसे करता है। जो वोल्टाइक सेल है वो एक इलेक्ट्रिकल सेल है, उसको हम गाल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल होने ये क्या, एक इलेक्ट्रिकल सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल है, ओके। ये क्या करते हैं, जो भी कुछ केमिकल एनर्जी होते हैं इनमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं डिटेल्स में पढ़ते हैं, ओके। आओ, जैसे देखो ये एक तो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेटल्स, दैट इज इलेक्ट्रोड्स एंड ए सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो कैसे वर्क करता है देखो मैं बताता हूँ। पहले समझो इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये 2 मेटल रोड्स होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब बताओ कि ये होता क्या है जो इलेक्ट्रोलाइट। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ओके,
ये एसिड या फिर तो बेस एक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब एक ओके इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। एक सॉल्यूशन होता है एसिड बेस सॉल्ट के साथ। ओके कुछ भी ले सकते हो तुम। तो ये होते हैं। तो वहाँ पर कैसे काम करते हैं तो देखो, तो एक कंटेनर ले सकते हो या फिर तो कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें तुम रखोगे, समझ लो। देखो ये तो हो गया, रुको ये हो गया। ओके कंटेनर ले लो। ये इसमें ये सब यहाँ पर हो गए इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। और 2 इलेक्ट्रोड्स लेना है हमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेना है, जो कि पार्शियलिटी फुल नहीं लेना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट और इस इतने में ऊपर में इलेक्ट्रोड्स। ओके पार्शियली डिप करके रखना है। और एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर एक सर्किट होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस है वो ट्रांसफ़र होगा नेगेटिव में। किसके साथ? हमारे इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन के साथ। तो वहाँ पर शो करेगा एक सर्किट, क्या जॉइन होगा। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। इतने में यूज़ होकर एक सेल बनाएंगे जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। वो होता है वोल्टाइक सेल। समझ में आ गया? ऐसे कुछ होता है। देखो अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखो कैसे ये समझ में आएगा। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो कंबाइन होकर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे? एक कंटेनर लेना है, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा, एन एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड 2 डिफरेंट मेटल फ्लैट्स होगा जो कि इलेक्ट्रोड्स, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। केमिकल रिएक्शन होगा उन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड में, और यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट करेगा, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड करेंगे। एक वायर कनेक्टर करके सर्किट कनेक्शन होगा वहाँ पर। अब पता है कि वो कब तक चलता रहेगा? जब तक जो केमिकल्स है उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जब तक उनमें यूज़ मतलब हो सकता है, उनके कैपेबिलिटी है, तब तक चलेगा। जब तक वो जो केमिकल्स है वो एक बार यूज़ हो गए तब फिर वो नहीं चल सकता। उसका लाइफ स्पैन तब डेड हो जाएगा। कब? जहाँ पर वो केमिकल्स जो है वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएंगे उसके अंदर। अब बना कैसे सकते हैं हम? इजीली एक बना सकते हैं लेमन सेल के मतलब एग्जांपल में। कैसे? यू कैन क्रिएट ए सिंपल वोल्टाइक सेल यूजिंग कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि लेमन सेल। लेमन लेना है जहाँ पर एसिड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर वायर लेना है जहाँ पर एक पॉजिटिव शो करना है, और आयरन नेल लेना है जहाँ पर नेगेटिव शो करना है। तो फिर उनको एक एलईडी वहाँ पर एक लगा देना है, और जब वो सर्किट में कनेक्शन हो जाएगा तब वो एलईडी ग्लो होगा। तो इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करता है वो जो केमिकल एनर्जी था लेमन जूस से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वैसे और एक भी सेल है जहाँ पर ड्राई सेल है, लेकिन वहाँ पर लिक्विड में होता था इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर होगा थिक मॉइस्ट पेस्ट में। इसमें पेस्ट में होगा यहाँ पर, लेकिन उसमें लिक्विड में होता था। ये कहाँ पर? एवरी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट हो गया या फिर तो रिमोट्स हो गया। ओके ड्राई सेल यहाँ पर यूज़ होते हैं बैटरी के तरफ। Unlike wet cells, the electrolyte is a thick, moist paste rather than the liquid.
तो इसीलिए ये ज़्यादा पोर्टेबल है और स्पिल प्रूफ है वोल्टेक्स सेल के कंपेयर में। ओके, ज़्यादा पोर्टेबल है। इसमें कैसे होता है, तो यहाँ पर एक जिंक कंटेनर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल के जैसे यूज़ होता है। कार्बन रोड होता है, ग्रेफाइट जो कि एक मेटल कैप है, वहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल से यूज़ होता है। ओके, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है फिर इलेक्ट्रोलाइट के साथ, फिर वहाँ पर वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ओके। लेमन सेल में क्या कैसे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेमन जूस हो गया, सैट्रिक एसिड वहाँ पर भी ठीक मॉइस्ट पेस्ट में हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रोड कॉपर वायर पॉजिटिव होगा, जहाँ पर कार्बन रॉड भी होगा, और नेगेटिव टर्मिनल आयरन को हम इंसर्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल हो सकता है या फिर तो जिंक कंटेनर। ओके, ड्राई सेल, these are portable and non-rechargeable one-time use batteries commonly used in the torches, toys and clocks featuring an electric pace around a carbon rod। ओके, वहाँ पर ये हर दिन नहीं यूज़ हो सकता, इसका भी कुछ लिमिटेड है कैपेसिटी है इसका भी। अगर उसके अंदर जो भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो भी कुछ केमिकल्स है वो यूज़ होगा तो ये भी फिर मर जाएगा। ओके, और ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता। तो ये नॉन रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है, मतलब हम मतलब इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते जब इसका केमिकल सब यूज़ हो जाएगा। ओके, ये जैसे टॉर्चेस में हो गया, टॉयज़, क्लॉक्स, इसमें यूज़ होते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज को हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं बार बार, लेकिन इसका भी कुछ कैपेसिटी होता है जिसके मतलब बहुत समय के बाद इसको भी नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन वोल्टेक्स सेल ड्राई सेल का मतलब कंपेयर में ये ज़्यादा कुछ यूज़ हो सकता है। ओके, रीयूज हो सकता है, जैसे कि वॉचेस, मोबाइल्स यहाँ पर हो जाएगा, स्मॉल डिवाइसेस, मीडियम डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट्स में, लार्ज डिवाइसेस जैसे कि इन्वर्टर, व्हीकल्स में भी ये यूज़ हो सकते हैं। लिमिटेशन क्या, इनका भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जब बार बार चार्ज होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और इनका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है और उनका भी कैपेबिलिटी लॉस होने लगता है और वो ज़्यादा नहीं चल सकते। अब लिथियम आयन बैटरीज ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब है जैसे कि व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पर भी लिथियम या कोबाल्ट, यहाँ पर ज़्यादा मेटल यूज़ होते हैं। ओके, और इसको भी हम कन्वर्ट कर एक फास्टर चार्जिंग सॉलिड स्टेट बैटरीज कर सकते हैं फ्यूचर में, ये हम एक एक्सपेक्ट किए हैं। ओके, इनको यूज़ करके। तो आज के लिए इतना था, ये सब चैप्टर्स का होल था और आई होप दैट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ये। ओके।